Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of stages of civil suit. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. जब भी आप कोर्ट के अंदर कोई भी सिविल केस फाइल करते हैं तो वो केस किन किन मराहिल से गुजरकर फाइनल डिसीजन की स्टेज तक पहुंचता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक ना सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक लेमैन को भी ये पता होना चाहिए कि जब भी वो कोर्ट के अंदर अपना कोई केस लेकर आ रहा है तो वो केस कैसे कैसे आगे प्रोसीड करेगा, उसको इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। अब इसका जो पहला स्टेज है दैट इज़ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जो हमने ऑर्डर 3 के अंदर डिस्कस किया था। अब प्लेंट क्या है? आपका दावा, जिसके अंदर आप अपने इश्यूज लेकर आते हैं। अब ये दावा आप हैंड राइटिंग में भी लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, या आप कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट निकलवा कर भी अपना ये दावा तैयार करके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। अब दावा किस तरह से आपने तैयार करना है? सबसे पहले उस दावे के ऊपर आपने लिखना है द नेम ऑफ द कोर्ट। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो वो हमेशा सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फाइल किया जाता है। जो सिविल कोर्ट का सीनियर जज है उसके सामने आप अपना केस लेकर जाएंगे। वो चाहे तो केस को अपने पास रखते या अपने से नीचे जितने भी सिविल जजेस हैं उनमें से किसी एक को ये केस अलॉट करते। नाम हो गया अदालत का। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो केस लेकर आया है, उसका नाम, वल्दियत, उसकी रेजिडेंस, वो कहाँ रहता है, ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद वर्सेस बनाम जिनके खिलाफ आप केस फाइल करने के लिए आए हैं, जिनके साथ आपका कोई इशू चल रहा है, जिन्होंने आपके राइट्स को वायलेट किया है, आपके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की है। अब वो एक बंदा भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो उसी तरह उन बंदों के भी नाम, वल्दियत, उनकी रेजिडेंस, वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। इसी प्लेंट के अंदर आपने अब अपनी प्रेयर्स बतानी है, अपने रिलीफ्स बताने हैं कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। अब वो एक रिलीफ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हम ये लिखते हैं कि हमें कोर्ट से किससे रिलेटेड डिक्री चाहिए, तो अलिफ प्रेयर में हम लिख देते हैं कि दावा सदूर डिग्री इस्तकरारिया मशर बर्दीन करारदाद के। फिर इसके साथ हम कह देते हैं कि हमें परमानेंट इंजंक्शन भी चाहिए, हुक्म इम्तनाई दवामी, या किसी केस में हमें पोजेशन भी चाहिए, दखलियाबी भी चाहिए, रिकवरी भी चाहिए। तो ये तमाम आपने अपने रिलीज मेंशन करने हैं। रिलीज मेंशन करने के बाद अब आप आ जाएंगे अपने फैक्ट्स के ऊपर कि आपका केस एक्चुअल में है क्या, स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपको कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से मिला, वो आपने पैरा वाइज मेंशन करते जाना है। और उसके एंड में ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने अपनी प्रेयर लिखनी है और उसके बाद आपने सीनियर सिविल जज की कोर्ट में जाकर ये केस फाइल कर देना है। अब जब आपने अपना दावा कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया, कोर्ट के पास फाइल पहुंच गई, जज ने फाइल देख ली, उसके बाद जिन बंदों के खिलाफ आपने ये सूट फाइल किया है, द सेकेंड स्टेज इज़ द नोटिस टू द डिफेंडेंट्स, यानी कि उनके समनात दाखिल करने हैं। जो ऑपोजिट पार्टीज़ हैं, जो आपके मुदाले हैं, उनको आपने नोटिस देना है। ऑब्वियसली जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है उनको पता होना चाहिए ताकि वो कोर्ट के अंदर आएँ और अपने जो है वो स्टांस कोर्ट के सामने रखें। तो समन आपने दाखिल करने हैं। सबसे पहले आपने उनकी पर्सनल सर्विस करनी है,
अगर पर्सनल सर्विस के थ्रू वो अपीयर नहीं हो सके, आपने उनको पोस्टल के थ्रू भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजनी है, उसके थ्रू भी नहीं हो सकता, तो उसके घर के बाहर जो है वो इसको चिपका कर देना है इस नोटिस को। अगर फिर भी नहीं होता तो किसी नुमाया जगह पर इसको चिपका कर देना है। यानी कि कोर्ट की तमाम कोशिश होगी कि दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर हो और अपना मौक़िफ़ पेश करे। कोर्ट ये नहीं चाहेगी कि किसी एक पार्टी को सुनकर जो है वो केस का फैसला दिया जाए, तो उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि दोनों पार्टीज कोर्ट के अंदर अपीयर हों, अपना अपना स्टांस कोर्ट के सामने रखें, फिर उसके बाद मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिसाइड कर दिया जाए। अब लेट्स सपोज समनात आपने दाखिल किए, ऑपोजिट पार्टी ने समन रिसीव कर दिया और वो कोर्ट के अंदर अपीयर होगा। सो द थर्ड स्टेज इज द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट अलोंग विद द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। तीसरा मरहला क्या है कि जब ऑपोजिट पार्टी कोर्ट के अंदर आई तो वो सबसे पहले इस दावे का जवाब देगी, यानी कि जो उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है वो उसका जवाब कोर्ट में फाइल करेगी। सबसे पहले आपने अपने जवाब दावे के अंदर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिखनी है जो उज़राते तमहीदी हैं, यानी कि इस केस से रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने इसके अंदर लिखना है। कोई न्यू फैक्ट्स अराइज हो रहे हैं जो कि दावे में मेंशन नहीं है, वो आपने इनके अंदर लिखने हैं। और उसके बाद फैक्चुअल ऑब्जेक्शन, उज़राते वाक़याती, यानी कि प्लेंट में जो फैक्ट्स मेंशन है उनका पैरावाइज आपने जवाब देना है। और एंड में आपने अपनी प्रेयर लिख देनी है कि आपकी क्या इस्तदा है, आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। प्लेंट हो गई, रिटन स्टेटमेंट हो गई, ऑपोजिट पार्टी आ गई, दावा जवाब दावा कोर्ट में सबमिट हो गया। उसके बाद अब कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है। फोर्थ स्टेज इज द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, यानी कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो कोर्ट देखेगी कि इश्यूज क्या बन रहे हैं, उन इश्यूज को फ्रेम करेगी। प्लेंट को पहले मुलाहिजा करेगी, फिर रिटन स्टेटमेंट को देखेगी। अगर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में कोई चीज़ें ये बराबर हैं, इक्वली एडमिट हो रही हैं पार्टीज की जानिब से, उनको साइड पे रखते हुए जो न्यू इश्यूज अराइज हुए हैं, प्लेंट में कुछ और बात है, रिटन स्टेटमेंट में कुछ और बात है, तो वो इनको नंबरिंग वाइज जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगी। यानी कि कोई नए पॉइंट्स प्लेंटिफ ने दिए हैं, उसके जवाब में डिफेंडेंट कोई और पॉइंट्स लेकर आया है, तो फिर वन बाय वन बाकायदा इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। अब जब इश्यूज फ्रेम हो गए उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज है वो है एविडेंस की स्टेज, शहादत की स्टेज। अब आपने अपने अपने पॉइंट्स तो लेकर कोर्ट में रख दिए, अब इन पॉइंट्स को आपने साबित कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स आपने साबित करने हैं शहादत के थ्रू। सबसे पहले शहादत रिकॉर्ड की जाएगी उस पार्टी की जिसने कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है, दैट इज प्लेंटिफ, जो दावा लेकर आया है। अब याद रखें कि आपने अपनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ फहरिस्ते गवाहान लाजमी लगानी है कि आप अपने इस दावे या जवाब दावे की सपोर्ट में कौन कौन से गवाह कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। फिर इन फहरिस्त के अकॉर्डिंग आप वन बाय वन अपने विटनेसेस कोर्ट के अंदर बुलाएंगे और वो आपकी सपोर्ट में आकर बयान देंगे। सबसे पहले प्लेंटिफ अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अकॉर्डिंग अपने विटनेसेस को लाएगा, सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेगा, उसके बाद जो ज़बानी गवाह हैं, जो ऑरल एविडेंस है वो पेश करेगा। अब विटनेसेस आ गई लिस्ट के अकॉर्डिंग, वन बाय वन सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑपोजिट पार्टी का कौंसिल है, जो डिफेंडेंट साइड से कौंसिल है, वो इन पॉइंट्स के ऊपर इन तमाम विटनेसेस पर जरा करेगा। यानी कि जो प्लेंटिफ अपनी सपोर्ट में गवाह को लाया है, उन्होंने जो बयानात दिए हैं, दूसरी पार्टी के पास क्या राइट है कि वो इन एविडेंस को शैटर करे, विटनेसेस के बयानात को चेक करे, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करे। अब प्लेंटिफ ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई वो उनका एग्जामिनेशन इन चीफ था, दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि वो इन पर क्रॉस करे, यानी कि विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करे कि जो चीज़ इन गवाहों ने बयान की है असल में ऐसे कोई हकाइक नहीं है।
फिर जब 1 बाय 1 तमाम विटनेसेस पर दूसरी पार्टी ने जरा कर दी, प्लेंटिफ की एविडेंस क्लोज हो गई। अब डिफेंडेंट को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अकॉर्डिंग अपने गवाहान को अपने जवाब दावे की सपोर्ट में पेश करे। डिफेंडेंट 1 बाय 1 उसके विटनेसेस आए, उन्होंने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाया। वो उसी तरह पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फिर ऑरल एविडेंस आई। अब जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई का वकील है, वो इस मुदाले के गवाहों के ऊपर जरा करेगा। यानी कि जिस तरह से डिफेंडेंट के वकील ने मुद्दई के विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को चेक किया था, इसी तरह मुद्दई के वकील के पास भी ये अपॉर्चुनिटी उसे दी जाएगी कि वो डिफेंडेंट के पेश करदा गवाहान को की दी गई एविडेंस को शैटर करे, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करे और अपने पॉइंट्स निकाले, अपनी सपोर्ट में वो चीज़ें लेकर आए। अब जब डिफेंडेंट के तमाम विटनेसेस गुजर गए, उनके चीफ भी रिकॉर्ड हो गया, उनकी एविडेंस भी रिकॉर्ड हो गई, डिफेंडेंट की एविडेंस क्लोज हो गई, उसके बाद जो केस है वो फिक्स किया जाएगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए, बहस के लिए। यानी कि अब कोर्ट ये कहेगी कि दोनों पार्टीज़ ने जो अपने दावे, जवाब दावे और उनकी सपोर्ट में जो गवाहान पेश किए हैं, उनको अब कोर्ट के सामने लाए कि वो किस तरह से अपना केस साबित करने में कामयाब हो गए हैं। क्या जो गवाहान उन्होंने अदालत में पेश किए हैं, उन्होंने इसके मौक़िफ़ को प्रूफ किया है कि जो बात प्लेंटिफ कह रहा है वो सच है या जो बात डिफेंडेंट कह रहा है वो सच है। अब ऑब्वियसली जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो अदालत को तो नहीं पता कि किसने क्या बात की है। सो प्लेंटिफ का वकील पहले आके अपनी सपोर्ट में अपने एविडेंसेस के अकॉर्डिंग कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा, फिर डिफेंडेंट का वकील आएगा और वो अपने एविडेंसेस के अकॉर्डिंग कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि उसने अपना मौक़िफ़ जो है वो प्रूफ कर दिया है। अब जब दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्ड करवा लिए, कोर्ट के सामने अपनी अपनी चीज़ें रख दी कि फ़लाँ मेरे विटनेस ने ये बयान दिया, फ़लाँ विटनेस ने ये बयान दिया जो कि मेरे दावे को सपोर्ट करता है या जो कि मेरे जवाब दावे को सपोर्ट करता है, उसके बाद फिर कोर्ट केस को फिक्स करेगी ऑर्डर के लिए। बहस हो गई, कोर्ट ने सुन ली, कोर्ट ने देख लिया कि किस किस पार्टी ने किस किस तरह से अपने स्टांस को प्रूव किया है, तो वो एक डे फिक्स करेगी ऑर्डर के लिए और इस पूरे केस के ऊपर वो तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना एक डिटेल्ड फैसला देगी कि आया प्लेंटिफ अपना केस किस हद तक साबित कर चुका है या डिफेंडेंट अपना केस किस हद तक साबित कर चुका है। सो एक पार्टी के हक में और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट फैसला सुनाया जाएगा और इसके साथ एक डिक्री शीट भी होगी। उस डिक्री शीट के अंदर प्रिसाइसली ये मेंशन किया जाएगा कि जो रिलीफ्स कोर्ट से सॉर्ट किए गए हैं वो किस किस पार्टी के फेवर में डिसाइड हुए हैं। यानी कि जो जजमेंट है वो तो आपका डिटेल्ड डिसीजन है जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया जाएगा कि प्लेंट में क्या बात थी, प्लेंटिफ के एविडेंस ने क्या कहा, रिटन स्टेटमेंट में क्या बात थी, रिटन स्टेटमेंट में के एविडेंसेस में क्या क्या कहा। जबकि डिक्री शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्का सा लिखा जाएगा कि फ़लाँ रिलीफ जो है वो इसके फेवर में हो गया, फ़लाँ रिलीफ जो है वो इसके फेवर में हो गया, टोटली केस किसके फेवर में डिसाइड हुआ है। सो अगर तो इन दोनों पार्टीज में से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से मुद्दई या मुदाले में से किसी को भी ट्रायल कोर्ट के दिए गए फैसले के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ है, उसको लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरिट्स को पर फैसला नहीं सुनाया, तो वो इस फैसले के खिलाफ अपर फोरम पे ऊपर की अदालत में वो अपील फाइल कर सकता है। इसी तरह उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वो रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं और इसके साथ हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी पार्टीज। अगर उनको लगता है कि कोर्ट ने फैसला सही नहीं सुनाया तो वो अपील, रिवीजन या रिट फाइल कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन के एक सिविल सूट किन किन मराहिल से गुजर कर अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है
है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।